हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो इस वीडियो में हम लोग आपकी सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं रिलेटेड टू एसएससी जेईई 2023 फॉर्म फिलिंग। क्योंकि फॉर्म फिलिंग में हर किसी को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर किसी की क्वालिफिकेशन को लेकर के, फोटो सिग्नेचर को लेकर के, या फिर उसको कौन सा डिपार्टमेंट वाइज चूज करना है उसको, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, ऐसे बहुत सारे डाउट्स सर यहाँ पे आ रहे हैं बच्चों को। ठीक है, डेली हमारे पास टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, या कमेंट बॉक्स के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर अभी तक बहुत सारे कंफ्यूजन बने हुए हैं, मिनिमम मैक्सिमम रेट को लेकर के कंफ्यूजन बने हुए हैं। बहुत सारे डाउट्स तो क्लियर कर दिए थे, लेकिन अगर एक लाइव क्यों ना सर यहाँ पे लाइव प्रूफ दे दिया जाए कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको फॉर्म भरने में, कहाँ पे क्या फिल करना है। और कई बार उनको नहीं आ रहा है समझ, जैसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उनको नहीं समझ में आ रहा है सर कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है सही तरीके से। ठीक है, दो ऑप्शन है तो दोनों का मतलब एक्चुअली में क्या है। तो एक लाइव फॉर्म फिलिंग की सहायता से आपको इस वीडियो में बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे, बने रहेगा वीडियो में। साथ में इस कमेंट बॉक्स में भी बताना अगर कोई डाउट फिर भी हमसे रह भी जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, कृष्णा सर पीडब्ल्यू, देवेश सर पीडब्ल्यू एंड यशवंत सर पीडब्ल्यू। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को सर। बिल्कुल सर, बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग, जैसे एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट है, जैसे फॉर एग्जाम फोटो को लेकर डाउट है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि फाइनल सबमिट करने के बाद भी हमारे पास जो फाइनल सबमिशन के बाद कुछ अलग से एक स्टेटमेंट लिखा जाता है कि अभी तक आपने पूरा इसको सबमिट नहीं किया है, या फिर फोटो आपकी करेक्ट नहीं है, या फिर फोटो जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, सिग्नेचर डालना है कि नहीं डालना। तो ये सारी चीजें जो है वो जैसे जैसे फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा किस तरह से फॉर्म फिलअप का रहेगा आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले से शुरू करते हैं यहीं से। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास, विच इज ssc.nic.in। ठीक है, इस वेबसाइट आपको जाना है, फॉर्म फिलअप किस तरह से करना है देख लो। सबसे पहले अगर आपने कभी भी इस एसएससी पे ऊपर कोई भी अगर आईडी नहीं बनाई थी तो आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले न्यू यूजर लॉगिन करना है। ठीक है, तो इस तरह से जाओगे तो सबसे पहले न्यू यूजर लॉगिन पे चले जाओगे आप। तो देखो सर यहाँ पर न्यू यूजर लॉगिन, तो ये एक न्यू यूजर लॉगिन का आपको पॉपअप देखने को मिलेगा इस तरीके से। इसमें तीन चीजें हैं, एक आपके पास बेसिक डिटेल्स हैं, दूसरा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तीसरा आपके पास डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डिटेल डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है सर डू यू हैव आधार। आज हम कृष्णा सर का फॉर्म भरेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो एसएससी जेईई में, और ये मत समझना कृष्णा सर एसएससी जेईई देने वाले हैं। ठीक है, ऐसा अपना कॉम्पिटिशन मत समझ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल नहीं होती है, तो इस घबराने की जरूरत नहीं सर, हमारी रैंक आ गया, कोई ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बेसिक शुरू है। तो डू यू हैव आधार, आधार है सर आपके पास? बिल्कुल सर के पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आधार नंबर हम पुट कर देंगे। तो ठीक है, 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, ये सब लोग पता ही है आप लोगों को। तो आधार यहाँ पर, और सेम को वापस पुट करेंगे। ठीक है, सेम इसी को वापस आपको पुट करना है, कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है आधार नंबर को। तो जो 12 डिजिट का आधार नंबर आपके पास होता है उसी को एज इट इज आपको यहाँ रखना है। फिर टाइप ऑफ आईडी नहीं मांगता है, अगर आपके पास आधार होता है उस समय ये टाइप ऑफ आईडी नहीं मांगे, देखोगे तो यहाँ देखो सेलेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास आधार नहीं होगा तब ये मांगता है कि आधार के अलावा कौन कौन सी ऑप्शनल आईडीज है जो आपको लगानी है। आईडी नंबर जो भी लगाओगे तो ये सब नहीं आएगा। अब यहाँ पर नाम देखो, नाम क्या होना चाहिए, नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। मतलब 10th का जो आपके पास, किसी भी बोर्ड से आपने 10th किया हो तो 10th का जो आपके पास नाम होता है मार्कशीट के ऊपर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर, वो आपका होना चाहिए यहाँ पर। प्लीज एंटर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन। आपको नाम से पहले किसी तरह का सैल्यूटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब मिस्टर, श्री, श्रीमती, डॉक्टर, प्रोफेसर, आप जो भी होंगे वो सब नहीं लगाना है आपको, सिंपल अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नाम अभी टाइप हो रहा है, वो नाम आपको अपना पूरा नाम जैसा 10th की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है वैसा नाम आपको यहां पर मेंशन करके चलना है। क्लियर है? अब यहां पर देखो फर्दर, क्या आपने नाम चेंज किया है? नहीं, कभी नाम, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स अपना नाम चेंज करते हैं, जैसे कुछ कुछ गर्ल्स होती हैं वो अगर शादी के बाद फॉर्म को फिलअप कर रही होंगी तो उनका सरनेम वगैरह चेंज होता है, तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ता है, नेम चेंज का सर्टिफिकेट डालना पड़ता है। अगर वैसा कुछ होगा तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। जो मैक्सिमम मुझे लगता है स्टूडेंट्स नो वाले ही होंगे, तो नो आप यहां कर दोगे। ठीक है, अगर वहां पर यस किया है तो जो भी नया नाम आपने लिया है वो नाम आपको यहां पर मेंशन करना है, चेंज नेम। ठीक है, उसके बाद यहां पर फादर्स नेम आपको एंटर करना है। फादर्स नेम भी आप जो एंटर करोगे वो भी वैसा ही होना चाहिए जैसा आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अंदर है, और श्री, मिस्टर ये सब नहीं लगाना है, सैल्यूटेशन पे नहीं लगाना है कि मिस्टर, मिसेस, लेट, प्रोफेसर, ये सब नहीं लगाना है आप लोगों को। ठीक है, तो सिंपल पूरा नाम यहां पर पुट करना है आपको। सिमिलरली सेम नाम फादर का वापस से पुट करना है, फादर्स नेम को वेरीफाई करना है। हर चीज को पहले इनिशियली बेसिक डिटेल्स के अंदर वेरिफिकेशन किया जाता है, तो जो आपने नाम लिखा है सेम नाम वापस आपको यहां पर मैच करवाना है। सिमिलरली फिर मदर का नाम,
यहां भी जो भी नाम लिख रहे हो सब जगह खुद का नाम, पापा का नाम या मदर का नाम लिख रहे हो, सब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके बराबर होना चाहिए, उसमें जो लिखा है वही होना चाहिए। यहां पर वापस से इसको वेरीफाई कर देंगे हम लोग कि सेम नाम को वेरिफिकेशन करेंगे, फादर का नाम, मदर का नाम और खुद का नाम, तीनों चीजें वेरीफाई करेंगे। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ यहां पर मेंशन करनी है, तो देखो इस तरह का कैलेंडर आपके पास आ जाएगा यहां पर। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का ये है कि मिनिमम आपका क्राइटेरिया है सर 18 साल। 18 साल, ठीक है, अगर आप 18 साल के नहीं हुए हो, कब तक? 1 अगस्त 2023 वो डेट है जो एसएससी ने मेंशन कर रखी है। बिल्कुल तो सर। 1 अगस्त से 2023 से पहले अगर आप 18 साल के नहीं हो, 18 साल का मतलब है कि सर हम 17 साल 11 महीने इतने दिन के हो गए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप 18 साल को क्रॉस कर जाओगे, 18 साल के हो गए हो, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। बिलो 18 ईयर्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एसएससी जेईई। अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो तो अलग ही चीजें हैं। तो आप यहां पर देखो अगस्त यहां पर है, तो हम यहां से ईयर मेंशन कर सकते हैं सबसे पहले। तो सर यहां से हम ईयर मेंशन कर देंगे, ये देखिए सर, ठीक है, इसमें ईयर मेंशन कर दो पहले। हाँ, पीछे चले आओगे इस तरह से, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, तो यहां पर बिल्कुल, तो ये सर आ गया ईयर। यहां पर मैं डेट ऑफ बर्थ पूरा एंटर कर दोगे, जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के थ्रू अपना डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर दोगे। ठीक है, इसी डेट ऑफ बर्थ को आपको वेरीफाई करना है, जो आपने जस्ट पुट किया है उसी को वापस से आपको वेरीफाई करना है। सेम डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर डाल दोगे। ठीक है, सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे वापस से पुट करना है वेरिफिकेशन में। बिल्कुल, ये देखो इसको, अब यहां पर इसको, ठीक है, ठीक है सर, हो गया। अब इसके बाद देखो मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल। सबसे पहला सबसे बेसिक डिटेल आपकी 10th क्लास की डिटेल मैट्रिकुलेशन की, कि एजुकेशन बोर्ड कौन सा है, वो एजुकेशन बोर्ड आपको पुट करना है। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशन बोर्ड पहले से मेंशन्ड है इसके अंदर, तो उन्हीं एजुकेशन बोर्ड्स के बारे में आपको यहां बताना है, उसको वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर यहां देखो, रोल नंबर शुड बी मेंशन्ड एज प्लस मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ओनली स्लैश एंड हाइफन आर अलाउड, सिर्फ स्लैश और हाइफन यहां पर अलाउड है। प्लीज एंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर, किसी तरह का स्पेशल कैरेक्टर यहां पर मेंशन नहीं करना है आपको, जैसे एस्ट्रिक हो गया, जैसे आपका बैक स्लैश हो गया, ये सारे जो स्पेशल डॉलर का साइन हो गया, हैशटैग हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर यहां पे यूज नहीं करने हैं। सिर्फ आप स्लैश और उसको यूज कर सकते हो। रोल नंबर को आपने वेरीफाई कर दिया है। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहां पुट करना है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग भी आपको यहां पुट करना है। तो यहां पर देखो, यहां पे ईयर ऑफ पासिंग आपको यहां पुट करना है यहां पर। तो सर ईयर ऑफ पासिंग हो गया, वेरीफाई करना है ईयर ऑफ पासिंग को भी, ईयर ऑफ पासिंग को वेरीफाई करेंगे। यहां पर हम जेंडर देखो, 3 तरह के जेंडर आपको, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों यहां पे अवेलेबल है। तो जेंडर में आपने टिक कर दिया, फॉर एग्जांपल दिस, और वेरीफाई कर दिया जेंडर को। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहां पर लेवल ऑफ एजुकेशन को अभी मतलब आपका हाईएस्ट, मतलब अभी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सा है। ठीक है, जैसे डिप्लोमा है, जैसे आपके पास बीटेक है, वो सब चीजें वो हम यहां पर आएगी। तो यहां पर हमारे पास ग्रेजुएशन, या हमारे पास ग्रेजुएशन हो जाएगा। क्लियर है, फिर मोबाइल नंबर यहां पुट कर देंगे हम लोग। तो मोबाइल नंबर यहां पर आपको वेरीफाई करना है वापस और से। सर मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूं, लेकिन बच्चों को दिखेगा नहीं, फिर नहीं तो बच्चे कॉल करके मुझे परेशान करेंगे, तो मैं इसको नहीं, ब्लर कर दूंगा। सारी डिटेल्स प्राइवेट ही रहेंगी, कोई भी डिटेल ऐसे पब्लिक नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपको बताने के लिए। कोई भी ईमेल आईडी सर, बिल्कुल कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं करी जाएगी। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा इन चीज़ों का। ठीक है, तो ईमेल आईडी को हमें यहाँ वेरीफाई करना है। @, ठीक है, ईमेल आईडी को आपको यहाँ वेरीफाई करना है। अब जैसे यहाँ बता रहा है ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा तो क्या सर पहले फॉर्म भरा है आपने? है। नहीं सर, मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा है सर, हो सकता है ईमेल आईडी गलत हो गया। ओके, तो अगर आपने पहले फॉर्म भर रखा होगा तो ये बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी वेबसाइट के ऊपर अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा होगा तो बोलेगा ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आपको वो आईडी यूज़ करनी है, जो अगर वो रजिस्टर्ड आईडी पहले से है तो आपको वो जो आपको डायरेक्ट वहीं से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली इसी को आपको वेरीफाई करना है। सेम ईमेल आईडी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, जो आपने आईडी डाली है उसी को आप वापस से वेरीफाई करना है, एज इट इज़ डिटेल वापस से पुट करनी है। तो ये सब तो अभी बेसिक डिटेल्स के अंदर हम लोग आ रहे हैं। बेसिक डिटेल के अंदर हमने इन सब चीज़ों को फॉर्म फिलअप करेंगे, जो बेसिक डिटेल है। अब स्टेट या परमानेंट एड्रेस, कौन से स्टेट है, यूटी यूनियन टेरिटरी में रहते हो तो वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पुट करना है, और उसके बाद इसको कर देना है सेव।
एक बार इसको चेक जरूर ठीक कर है। ले, जो सारी डिटेल्स भरा है ठीक ना है। वो सही तो भरा है ना, क्योंकि ये बिल्कुल। सारा चीज एक बार चेक करना। और जब भी फॉर्म फिलअप करने जाओ ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो अपने पास रखें, चाहे साइबर कैफे जा रहे हो आप लोग या खुद से फिल कर रहे हो ना, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रहे। और इसको क्रॉस चेक जरूर कर ले, जब फॉर्म पूरा फिलअप हो जाता है ना तो इसको क्रॉस चेक करें, नहीं तो अगर गलती हो जाती है ना तो ये बाद में बहुत ज्यादा परेशानी करेगी आपको। बिल्कुल। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको चेक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जाके सबमिट करना है और आगे नेक्स्ट करना है ये बिल्कुल। सेव, रिसेट और क्लोज। तो क्या बिल्कुल। करना है आपको, सेव कर दो, सेव कर दे। बिल्कुल। और सर एक डिटेल और देनी है यहाँ पे बच्चों को। जैसे अभी एक आया था कि यहाँ पे हमने ईमेल आईडी दी, तो ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट का मतलब ये होता है आपने पहले लास्ट ईयर एसएससी जेई का फॉर्म भरा होगा, तो लास्ट ईयर या कोई भी एसएससी का फॉर्म आपने भरा है, एसएससी डिपार्टमेंट या सीजीआई या जो भी फॉर्म आपने भरा है, तो आपने सारे सिग्नेचर डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अपलोड वहाँ कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको बस ये सब करने की भी जरूरत नहीं उस समय पड़ती, जरूरत नहीं डायरेक्ट आपको लॉग इन करना होगा। कौन से एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हो, सिर्फ उसका पेमेंट करना है और बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट होती है उसकी, ये हो जाएगा। अगर नहीं करा है तो ये प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपने डिटेल्स को जब सेव करोगे, तो सेव करने के बाद डिटेल आपके पास बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल एंड शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 days, फेलिंग विच योर डेटा वुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, प्लीज चेक बोथ इनबॉक्स एंड स्पैम। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास कुछ इस तरह से देखने और सर एक मैसेज भी आ गया सर, जो मेल आईडी डाले थे ना उस पर एक मैसेज आ गया है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आपका पासवर्ड ये है। ठीक है। इसको करने के बाद सर इसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट आगे करते हैं सर। इसको सेव करके आगे कर दीजिए सर इसको। ये तो देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सब कुछ। यूजर आइदर लॉग इन और ट्राइंग टू रजिस्ट्रेशन in other tab your machine kindly log out or reopen the browser so as to be do fresh registration। yes, मतलब सर ये हो गया है, अब रजिस्ट्रेशन से फिर से लॉगिन करना पड़ेगा सर। यहाँ से लॉगिन, यहाँ से सर वापस से आ जाते हैं। हाँ, और यहाँ यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन जो पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर, ऑफिशियल ईमेल आईडी पर जो भी आपने यहाँ पुट किया होगा उस ईमेल आईडी पर जो आया है उसको यहाँ पर आपको पुट करना है, यूजर नेम पे और पासवर्ड पे। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर पुट ऑन करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर, जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम आई होगी फॉर्म फिलअप करते वक्त, वो सारा प्रोसीजर हम यहां पर आपको बता रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ही फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है ताकि आप इस चीज को काफी अच्छे से रिलेट कर सको कि सर किस तरह से हमारे पास पूरे कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के टाइम पर या जो भी कंडीशंस होती हैं वो सारी कंडीशन किस तरह से फुलफिल करनी है। ठीक है, तो हमारे साथ साथ जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो साथ साथ जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं साथ साथ अपना फॉर्म भी एक फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर साइड में अपने फोन में वीडियो चला लो और साइड में लैपटॉप में फॉर्म साथ साथ भरते रहो। ठीक है, तो डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। ये इस तरह आपको पासवर्ड चेंज के लिए बोलेगा। तो जो भी आपका ओल्ड पासवर्ड है जो आपको अपना मोबाइल पे आया हुआ है सर, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए एसएससी करता है या कोई भी आप जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो अपने आपको अपना पासवर्ड चेंज करने की अनुमति देता है ताकि आप अपने सिक्योरिटी इश्यूज वहां पर नहीं रहें। ठीक है, तो क्योंकि वो जो पुराना पासवर्ड था वो तो आपके पास डायरेक्टली एसएससी नहीं दिया था। ठीक है, अब यहां पर देखो पासवर्ड के अंदर एक बार देखोगे पासवर्ड में तो यहां पर कुछ फॉलोइंग रिकमेंडेशंस होती हैं पासवर्ड की आपके पास कि पासवर्ड मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन नंबर, एक नंबर होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, आपने जो पासवर्ड बनाया उसके सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और बी एटलीस्ट ऑफ 8 कैरेक्टर्स। ओवरऑल सब मिला के एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का भी हमें बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। तो ये पासवर्ड जो आपने नया बनाया है यहाँ पर उसको देखो याद रखना, साइड में नोट में लिख भी लेना। ठीक है, फोन में सेव कर लेना ताकि ये पासवर्ड बाद में भी आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये डन। बिल्कुल, यहां पासवर्ड चेंज का प्रोसेस हो गया है, इसको हम कर देंगे सर, सबमिट कर देंगे यहां से। ठीक है, तो यहां देखो सबमिट करेंगे तो इसको हम यहां पर इस तरह सबमिट करेंगे, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। ये मैसेज आपके पास आ रहा होगा, इसको हम क्लोज करके अब यहां से वापस से यूजर नेम और जो नया पासवर्ड आप लोगों ने बनाया था, अभी जो नया पासवर्ड उन गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया था, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके नया पासवर्ड से आप फिर से इसको क्या करोगे, लॉग इन कर लोगे। ठीक है, फिर से यहां पर इसको लॉग इन कर लोगे। तो एक बार देखते हैं लॉगिन। पहले आपको यूजर नेम, जो आईडी आपके पास फोन में मैसेज आया होगा या ईमेल आईडी जो प्रोवाइड करी है वहां पर ये मैसेज आया होगा, तो वो यूजर नेम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के फॉर्म में वहां पुट करना है। पासवर्ड जो भी आपने चेंज किया तो आपको याद होगा, लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा आपने, वो आपको पासवर्ड यहां पुट करना है। कैप्चा, ये कैप्चा पुट करोगे यहां पर और फिर लॉगिन पे करोगे तो यहां से आपका फॉर्म खुल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यहां से आपका फॉर्म खुल जाएगा इस तरीके से। तो अब देखो, अब आपका क्या हो रहा है, जो पहले डिटेल्स आपने भरी थी वो डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी फिल्ड अप आ जाएंगी। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है यहां पर। ठीक है, दिस इज द रजिस्ट्रेशन नंबर और ये आपको पूरा यहां पर आपकी जो डिटेल्स है वो कंप्लीटली यहां पर फिल्ड अप हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है सर, हमें नेक्स्ट पे जाना है। तो आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर।
अब नेक्स्ट के ऊपर जाओगे तब आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी? एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे पहले आपको बात करनी है सर कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से हो। जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन आप लोगों को पता ही है, अभी नया ईडब्ल्यूएस का 2-3 साल हुए हैं उसको आए हुए। ओबीसी, एससी और एसटी और एससी, ये 5 कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो वो आपको पुट करना है। तो फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरीज हम उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर वेरीफाई करोगे तो वापस से वेरीफाई। और सर एक इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें भी ये रेड स्टार करके लगा हुआ है ना, इसको फिल करना इसेंशियल है। मतलब इसको बिना फिल किए हुए आप इस फॉर्म में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। इस बात को ध्यान रखें। मतलब जहां पे ये नहीं लगा हो तो ऑप्शनल है, जहां पे ये स्टार लगा दिस इज इसेंशियल, इसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा देखो यहां पर अगर फॉर एग्जांपल मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे करता हूं, ठीक है, तो जैसे ही मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करूंगा तो यहां पर आगे आपको सर्टिफिकेट मांगेगा। ये आगे चलोगे तो सर्टिफिकेट आपको मांगने के लिए आगे देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर, उसमें बातचीत करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं भी जनरल कैटेगरी में आ जाता हूं। आगे देखो नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता आपसे पूछी जाएगी, तो ऑब्वियसली सिटीजन, मैक्सिमम लोग तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होंगे। इसके अलावा हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया। उस तरह के जो फैमिलीज हैं वो भी यहां पर फिलअप कर सकती हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा एंड द यूनाइटेड नेशंस। तो ये सब हमारे पास होते हैं। ये एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, देखो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब होता है जो बर्थ मार्क आपके पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के स्टिचेस होते हैं, किसी के फॉर एग्जांपल यहां पर कोई तिल होता है, ठीक है, तो वो सब चीजें जो होती है वो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होगा। तो यहां पर आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है वो आप वहां पर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क अलग तरीके से पुट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। देखो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तब इन चीजों की हमने एक वीडियो बनाया था जहां आपको मैंने पैराफ्रेजिंग का मतलब समझाया था। 9.1, 9.2, 9.3 पैरा समझाया था, कितनी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी बातें हमने करी थी। तो आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वो आपको देखना है। अगर आप यहाँ यस पुट करोगे तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या क्या है, देखो यहां पर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आप VH, HH, OH और अदर्स, ये आपके पास टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं। इसका मतलब बता दिया गया है। VH का मतलब है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ठीक है। OH का मतलब है डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको सुनाई में थोड़ा दिक्कत होती है सुनने में। OH का मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये सारी आपके पास जो होंगे ये सारे OH कैटेगरी के अंदर आएंगे। अदर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे जो ऑटिस्टिक होते हैं तो ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज फॉर्म अमंग्स पर्सन अंडर द अबव मेंशन्ड क्लॉजेस इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। तो डेफ, ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि आपके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के अंदर आती हैं। इसको मैंने पैराफ्रेजिंग में समझाया था आपको 9.1, 9.2, 9.3 के अंदर। तो वहां बताया था कि इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी है जिनके लिए स्क्राइब आपके पास अवेलेबल हो सकता है। मतलब उनको एग्जाम में एक स्क्राइब मिलेगा जो आपको वहां पर सहायता कर सकता है। तो यहां पर अभी के लिए मैं क्या करता हूं, नो कर देता हूं इसको, ठीक है। तो नो करोगे तो देखो आगे सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिसेबिलिटी नहीं है तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है, सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है। यहां पर उसके बाद अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मेडिकल काउंसिल होती है वहां से आपको जो ऑथेंटिक, जो एसएससी में हमने नोटिफिकेशन बनाया तो उसमें बताया था मैंने कौन कौन सी जगह ऑथेंटिक है, तो वहां से आप देखोगे तो वहां का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहां पर पुट करना पड़ेगा जो सर्टिफिकेट में आएगा। नेक्स्ट आ जाओ परमानेंट एड्रेस। यहां पे आपको परमानेंट एड्रेस अपना पुट करना है। परमानेंट एड्रेस में कंप्लीट डिटेल आपको डालनी है जो आपका जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी गवर्नमेंट, जैसे आपने आधार कार्ड बनवाया है तो वहां पर जो एड्रेस आपने कंप्लीट लिखा है, जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा तो वहां पर परमानेंट एड्रेस आपने मेंशन किया होगा, या राशन कार्ड वगैरह आप लोगों ने बनवाए होंगे तो वहां पर परमानेंट एड्रेस मेंशन किए होंगे, तो वो एग्जैक्ट परमानेंट एड्रेस आपको यहां पर पुट कर देना है परमानेंट एड्रेस की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर स्टेट और यूटी वगैरह पूछेगा आपसे, तो स्टेट और यूटी आप लिख सकते हो। स्टेट और यूटी के बाद डिस्ट्रिक्ट, जिला पूछेगा आपसे कि कौन से जिले में है, तो वो जिला आप जो भी स्टेट डालोगे, फॉर एग्जांपल बिहार डालोगे तो बिहार के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें आपके, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जितने बिहार के आ जाएंगे। राजस्थान पुट करोगे तो राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, तो ठीक है। उसके बाद पिन कोड,
पिन कोड एरिया, देखो पिन कोड में कभी गलती मत करना, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है। मैंने खुद ने भी एक बार एएन के फाइनल इंटरव्यू में पिन कोड गलत डाल दिया था, उसके चक्कर में बहुत ही ज्यादा एफिडेविट वगैरह लगाने पड़े और बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ी थी। तो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, बिल्कुल जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है क्या वो ही परमानेंट एड्रेस है? मेरी राय आपके लिए है कि आप स्टार्टिंग में ही परमानेंट एड्रेस पुट करो। मान लो आप बिहार के हो लेकिन रह दिल्ली में रहे हो, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप बिहार का अपना परमानेंट एड्रेस पुट करो और उसी को क्या करो, सेम कर दो। सेम कर दोगे तो आपके पास एग्जैक्टली सब कुछ सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल्स, अब देखो यहाँ स्टार मार्क नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ स्टार मार्क नहीं है, मतलब इसका इस फील्ड को आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। ठीक है सर, तो यहां तक हमारे पास आ गया है। अब इसका मतलब इसको बाद में हम सेव कर देंगे। यस, सेव। ओके, तो एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली आ गया, मतलब यहां तक का प्रोसीजर आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया। अब देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा जो थर्ड पॉइंट था, मतलब हमने बेसिक डिटेल भर दी है, उसके बाद एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल हमने भर दी है। अब डिक्लेरेशन वाला सर्टिफिकेट है। डिक्लेरेशन देखो साफ साफ पढ़ना क्या मतलब है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, किसी भी स्टेज पर, ठीक है, कैंडिडेचर अपॉइंटमेंट इज लायबल टू बी कैंसिल्ड और टर्मिनेटेड। कोई भी डिटेल अगर आपने यहां गलत भरी होगी या मिसलीड किया होगा ऑर्गेनाइजेशन को, तब वहां पे आपका कैंडिडेचर जो है और आपका कैंडिडेचर या अपॉइंटमेंट जो फाइनल अपॉइंटमेंट किसी भी स्टेज पर अगर ये बात पता चलती है तो आपका कैंडिडेचर वहां से कैंसिल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आपको यहां पे क्या करना है सर, इसको एग्री करना है। ठीक है, अब दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप फाइनल सबमिट कर लो या आप इसका ड्राफ्ट का प्रिंट ले लो। ठीक है, मेरी एडवाइस ये है कि आप प्रिंट ले लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका ड्राफ्ट का आप अगर प्रिंट लोगे, देखो इस तरह से आपको ये प्रिंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट प्रिंट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये तो ये डिटेल जो जो आपने भरी है इसको भी आप वापस से क्या कर सकते हो सर, वापस से चेक कर सकते हो। तो नोट भी देखो क्या लिखा है, दिस इज अ ड्राफ्ट व्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नॉट कंप्लीट, यू नीड टू डू फाइनल सबमिट। तो ये बता रहा अभी आपको फाइनल सबमिशन करना बाकी रह गया है। विदिन 14 डेज, ये भी लिखा है सर, विदिन 14 डेज ऑफ जनरेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, 14 दिन के अंदर अंदर आपको जब भी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया 14 डेज के अंदर अंदर इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके लैक करते हैं विदिन 14 डेज आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और यहां पर अपलोड करने हैं। क्लियर है सर? अब यहां पर हम आ जाते हैं उसी के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर सर हम कर देते हैं फाइनल सबमिट इसको। ठीक है, तो यहां हम फाइनल सबमिट करेंगे तो देखो ओटीपी मांगेगा। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने डाला था उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके पास एक ओटीपी आएगा और एक ईमेल के थ्रू आपके पास ओटीपी आएगा। ठीक है, candidate must be cautious while editing registration details. Your candidature may be cancelled in case incorrect or wrong information is furnished. अगर गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो आपके पास क्या हो सकता है, आपका कैंडिडेचर जो है, आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। इस चीज़ों को ध्यान रखना। तो मोबाइल ओटीपी डालना है और ईमेल ओटीपी डालना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक डालना है, मोबाइल या फिर ईमेल, दोनों में से कुछ भी एक पुट कर सकते हो। Yes, sir. अब यहाँ पर कैप्चा हम पुट कर देंगे। ठीक है, कैप्चा हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहां पर कैप्चा पुट करके इसको सबमिट कर दोगे तो आपका जो यूजर रजिस्ट्रेशन है वो डिटेल यहां पर खत्म हो जाएंगी। क्लियर है, वो डिटेल आपकी यहां खत्म हो जाएगी। वैलिड कैप्चा, ठीक है, देखो इस तरह से भी आ सकता है। अगर कैप्चा में आपने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को सही से फुलफिल नहीं किया तब भी जो कैप्चा दिया है एग्जैक्ट वही आपको पुट करना है। ठीक है, जहां कैपिटल है वहां कैपिटल रखोगे, स्मॉल है तो स्मॉल रखोगे, नंबर है नंबर रखोगे। ओ और जीरो के अंदर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो देखो यहां पर आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा खत्म हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आप तक यहां तक की बात हो गई है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। For login, use your registration number as username and password as provided to you. For password, please check both inbox and spam folder. कभी कभी आपके पास होता है कि जो पासवर्ड सर प्रोवाइडर होता है वो आपके स्पैम फोल्डर के अंदर, ईमेल में जो स्पैम फोल्डर होता है वहां पर चला जाता है। आप ढूंढ रहे होते हो आपके मेल इनबॉक्स के अंदर, वहां पे मिलेगा नहीं, लेकिन आप स्पैम के अंदर देखोगे तो वहां आपको मिल जाएंगी। जनरली इन साइट्स का स्पैम के अंदर मिल जाता है, तो वहां सर्च कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे सर ओके। अब हमारे पास सर नेक्स्ट ये आ जाएगा, ये देखो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वाला कैटेगरी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इन्होंने आपको वेलकम कर दिया, यहाँ पर आपका नाम वगैरह आ जाएगा इस तरह से। लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट मार्क्स और ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। अगर आपने पहले भी एसएससी दिया होगा तब आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे।
क्लियर है? अगर आपने पहले एसएससी दिया होगा तो आप लॉगिन आईडी डालोगे अपना और रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, जो डिटेल अभी तक हमने भरी है वो सारी डिटेल पहले से ही फिल्ड अप होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम आपने भरी होंगी, वो सेव रहती है यहाँ पर। और एज इट इज ये पूरा मैसेज क्या होता है, एज इट इज आपके पास ये पहली स्क्रीन खुलेगी आपके पास, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट विल ओपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अलग अलग है, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन ये है, एप्लीकेशन डेट वगैरह सब दे रखी है यहाँ पर। ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, उसका प्रिंट लेना है, पेमेंट करनी है, पेमेंट के स्टेटस को चेक करना है, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट का वापस से आपको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है। अब यहाँ साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 26 जुलाई है, एंड डेट 16 अगस्त है, अप टू 11 PM। रात को ऐसा नहीं कि यार 11:30 बजे से, अभी तो 12 थोड़ी बजे हैं, अभी डेट चेंज थोड़ी हुई है, 16 तारीख है, नहीं 11 बजे, जब दे दिया टाइमिंग तो 11 बजे से पहले भर देना। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट ये भी अप टू 11 बजे तक ही है। और विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म में होता क्या है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, सारी सावधानी रखने के बाद भी कुछ ना कुछ सर गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए एक दिन का आपको समय मिलता है यहाँ पर, 17 से 18 एक दिन का समय मिलेगा पूरा, जहां आप थोड़े बहुत करेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं, चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो भी आप 18 तारीख के शाम को 11 बजे तक कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर, यहां तक की प्रोसेस आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। अब सबसे पहले चलते हैं अप्लाई ऑप्शन के ऊपर। तो जब आप अप्लाई पे जाओगे तब देखो ये आएगा, इस तरह से लिखा हुआ आपके पास, प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। बिल्कुल करेक्ट है, जो डिटेल आप भर चुके हो वो फिल्ड अप रहेंगी, उसके एडिशनल डिटेल आपको भरनी है। जैसे देखो, चले आपका कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर एज एज ऑन 1 अगस्त 2023 क्लियरली मेंशन्ड है, 1 अगस्त 2023 सर। बहुत जगह बच्चों को बोल रहे हैं कि सर हम अंडर एज हैं, ये सब है, तो वो आपको डेट मेंशन नहीं, 1 अगस्त 2023 से पहले पहले वहां से आपकी एज कैलकुलेशन होगी। और सर बिल्कुल सर, ये हुआ भी है, एक दो बच्चे का मैसेज आया था, उसका सर 8 दिन जो है ना 18 ईयर्स में कंप्लीट होने से बच रहा है, वो बच्चा एलिजिबल नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये ना सर, ये जो 1 अगस्त वाली बात है ना, इस बार अगस्त को रेफरेंस लिया था, लेकिन जनरली इससे पहले ना जनवरी को रेफरेंस ले रहा था। लेकिन यहां तक भी जिस बच्चा कंप्लीट नहीं हो रहा है 18 ईयर्स, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप अच्छा है जो तैयारी करते रहो, जब नेक्स्ट टाइम फॉर्म आएगा उसमें आप ट्राई करिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपने भरा है वो सब आ गया, यहाँ पे देखो नेशनैलिटी आ गया, ये सब आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आप भर सकते हो, कुछ भी भर सकते हो इसमें। ठीक है, 3 सेंटर आपको चूज करने होते हैं। इन केस सबसे पहला प्रेफरेंस आपको दिया जाता है, अगर नहीं हो तो सेकंड, नहीं हो तो थर्ड, उस हिसाब से अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको मिला जाता है। अब नेक्स्ट देखो, प्लीज रेफर टू पैरा 12.1 फॉर नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। यहां पर क्या दिया है, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और नॉट, और सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर रहे हो या एक्स सर्विसमैन हो तो यहां आपको उसको क्लिक करना है कि यस या नो। ठीक है, अगर यस करोगे तो उसके रिगार्डिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये सब डिस्चार्ज का आपने वहां से सर्विस से रिलीव होगे, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम कर देते हैं अभी नो। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म फोर्सेज, ये सब डिटेल आपको दिखनी पड़ेगी। जो भी आर्म फोर्सेज वाले लोग हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन सबको आपको ध्यान रखना है। ये 3 चीजें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बिल्कुल आपको पता ही होगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लाइकली डेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, कि कौन सा मंथ में आप डिस्चार्ज मतलब वहां से रिलीव हो जाओगे अपनी आर्मी ड्यूटी से, एक्स सर्विसमैन से। लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्सेज में कितना साल आपने वहां पे गुजारा है, वो सब डिटेल आपको यहाँ लिखनी है। अब देखो, Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation of ex-serviceman? क्या आपने एक्स सर्विसमैन को यूज करके पहले ही कोई दूसरे एग्जामिनेशन में ये बेनिफिट ले लिया है क्या? अगर ले लिया होगा तो यहां पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिल्कुल मतलब उस सेम कैटेगरी के अंदर वापस से अप्लाई नहीं कर पाओगे एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी से। तो यहां पर अगर आप यस करोगे तो नहीं कर पाओगे, और अगर आप नो करोगे तो उसका आगे ऐसा हमने लिख ही दिया है, यहीं पे नो कर दिया, ठीक है, यहां पर लिख दिया है कि एक्स सर्विसमैन है ही नहीं, तो कैटेगरी तो हमने वैसे भी अवेल नहीं करी होगी, तो वो सारी चीजें आ जाएगी। अब यहां पर देखो, अगर आपने यस करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिविल पोस्ट, कि वो आपने कौन सी जो भी पोस्ट ही कब ली थी। ठीक है, वेदर सफरिंग फॉर, अब देखो यहां पर, यहां से आपके पास अलग अलग तरह की जो डिसेबिलिटीज हैं उसके बारे में यहां पर बताया जाएगा। जैसे अगर सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, तो मैं अभी कर देता हूं, नो कर देते हैं सर इसको। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, देखो 40% और मोर, क्लियर है क्या? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहां लिख रखा है 40% या ज्यादा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 38% है, अगर 25% है, अगर 20% है, तो वहां पर ये मेंशन, अगर आपने यहां पे 40% ज्यादा लिखा है और वहां 25% निकल के आ गई, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, आप मतलब बिल्कुल टर्मिनेट हो जाओगे वहां से। ठीक है, कैटेगरी वगैरह यहां इसको भी नो कर देता हूं, ऑलरेडी नो हो गया, यहां पर भी आ गया, ये भी नो चल रहा है, चलो ठीक है। ये देखो, डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट
एज पर पैरा 9.2 9.3 ये हमने पहले समझा दिया था आपको। Yes, यहाँ पे भी हाँ, नो ही होगा तो सर, यहाँ पर हम नो कर देंगे सर, ठीक है। वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, अगर आपको जरूरत है स्क्राइब की, मैंने बताया किसकी जगह पे स्क्राइब मिलता है, मिल बिल्कुल सकता है आपको, अगर जरूरत है उस वाले केस के अंदर तो यस करोगे, अगर जरूरत नहीं है तो नो करोगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ तुम्हारा चलेगा ही डिजेबल नहीं। ही है, ऑलरेडी बिल्कुल, डिजेबल है। ऑल जाए, ठीक है। देखो, विल यू मेक योर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब, एक तो कमीशन प्रोवाइड करता है स्क्राइब को, एक आप खुद का स्क्राइब कमीशन को बता सकते हो कि ये मेरे स्क्राइब की तरह काम करेगा, ठीक है। दोनों प्रोविजन आपके पास होते हैं, तो वो भी डिटेल्स आपके पास होती हैं। अब यहां पर देखो, इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज बाय एसएससी देन इंडिकेट मीडियम, कौन से मीडियम का है स्क्राइब, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम होगा वो आपको बताना पड़ेगा यहां पर। अब आगे देखो, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अलग अलग कैटेगरीज में सर, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर कुछ ना कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखी है, वो मेंशन है सर, नोटिफिकेशन में मेंशन है बढ़िया तरीके से, एससी एसटीज के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, जो जो एज रिलैक्सेशन हैं वो सब यहां पर मेंशन होती हैं। तो अगर आप ओवर एज, मतलब अगर आप उस एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हो और आपको एज रिलैक्सेशन आप फिलअप कर रहे हो और आप एलिजिबल हो एज रिलैक्सेशन के लिए, तब तो आपको यहाँ यस करना है, अदरवाइज क्या करना है, नो कर देना है। तो यहां सर हम नो कर देंगे। इफ यस इंडिकेट एज रिलैक्सेशन कोड, ये कहां दिया है सर, पैरा 7.2 के अंदर मेंशन है कि कौन सा एज रिलैक्सेशन कोड आप अप्लाई कर पा रहे हो, तो कैटेगरी वाइज अलग अलग कोड है नोटिफिकेशन के अंदर, वहीं से आप देख सकते हो। आगे आ जाओ, पोस्ट अप्लाइंग फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो बिल्कुल सेलेक्ट करना पड़ेगा सर, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए फॉर एग्जाम्पल अप्लाई कर रहे हैं, तो कंफर्म करना है वापस से इसको, तो हमने कंफर्म कर दिया। अब यहां पर हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर अब देखो, सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही था कि सर हम क्या एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर 3 तरह की क्वालिफिकेशन आपके पास देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिल रही है, एक तो सर डिग्री दिख रहा है, बिल्कुल, एक डिप्लोमा इन 3 इयर्स दिख रहा है सर, एक सिर्फ डिप्लोमा दिख रहा है लेकिन कोड 4 दिख रहा है सर, बिल्कुल, और इसके बाद नीचे भी है सर, ये 3 है, नहीं ये यही 3 है सर, ये 3 चीजें। अब इन तीनों का मतलब देखो क्या है, डिग्री, ये तो ग्रेजुएशन हो गया आपका, बीटेक हो गया, क्लियर है। डिप्लोमा इन 3 इयर्स, 3 ईयर का डिप्लोमा एलिजिबल होता है बहुत जगह पर, तो 3 ईयर डिप्लोमा, और एक डिप्लोमा जो फुल टाइम डिप्लोमा होता है 4 इयर्स का डिप्लोमा भी, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर 4 ईयर का डिप्लोमा फुल टाइम डिप्लोमा भी होता है, तो वो फुल टाइम डिप्लोमा। अब जो भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा हो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आप पुट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बीटेक डिग्री पुट कर दिया। अब सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑब्वियसली सिविल ही पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो, अगर आपने डिग्री प्लानिंग एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस में मिनिमम 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, यहां आपको गिवन है कि प्लानिंग एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस में मिनिमम 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो देखो यहां पर क्या है कि फॉर एग्जांपल जो भी अगर आपने मान लो एमटेक कर रखा हो तो एमटेक लिख सकते हो, बीटेक कर रखा हो तो बीटेक लिख सकते हो, अगर बीटेक ही आपकी हाईएस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और हाईएस्ट में क्या है, एमई है, डिप्लोमा है, अगर डिप्लोमा ही आपकी हाईएस्ट है तो डिप्लोमा लिख सकते हो उसको, तो ये सारी चीजें हमने फॉर एग्जांपल बीटेक लिख देते हैं, ठीक है। आपका स्टेटस क्या है इसमें कि पास हो या अपियरिंग हो, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं अपियरिंग हम भर सकते हैं नहीं भर सकते, बिल्कुल जब ऑप्शन दिया आपको पास हो तब भी भर सकते हो, अपियरिंग है तब भी फिल अप कर सकते हो। और अपियरिंग में इस बात को याद रखेगा, फाइनल ईयर में 2 बच्चे होंगे, एक तो 7 सेमेस्टर वाले होंगे वो नहीं कर सकते हैं, जो 8 सेमेस्टर में मतलब लास्ट सेमेस्टर में है ना, जिसका ये जो CBT 1 होगा और ये फॉर्म का जो लास्ट डेट है तब तक आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, और जब CBT 1 का रिजल्ट आएगा ना उससे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि अगर जब CBT 1 निकाल लोगे आप आगे जाओगे ना तो फिर ये सारा चीज आपको फर्दर काम में आएगा। उसमें डेट मेंशन किया गया, जो कट ऑफ डेट है ना इस फॉर्म का, जो कट ऑफ डेट है तब तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिस इज अ मस्ट। बस बिल्कुल सर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी पास्ट, ठीक है, क्योंकि हमने पास कर लिया है, पासिंग ईयर यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर वहाँ पे आप मेंशन कर दोगे बढ़िया तरीके से, जो मेंशन किया है। स्टेट कौन से यूनिवर्सिटी आपका बोर्ड कौन से स्टेट का है, ठीक है, तो वो आप लिख दोगे, ओके। अब देखो यहाँ तक आपने फिलअप कर दिया होगा इसको, फिर क्वालिफाइंग ये डिटेल्स आपने सब पुट कर दी है, जो आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में पुट कर दोगे। यहाँ पे स्टेटस पास्ड या अपियरिंग का था वो हमने डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल। ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट बोर्ड जो भी है, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपके पास, रोल नंबर, परसेंटेज या CGPA जो भी आपको प्रोवाइडेड हो, आपके जो भी पैटर्न रहा हो, CGPA कॉलेज चलता है सिर्फ CG पे लिख देना, परसेंटेज यहाँ लिख सकते हो। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOPNT, ये आपको गिवन है, तो यहाँ पे अगर यस करना चाहते हो तो SSC के पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ इसको। करस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह सब जो आपने पहले फिल किया था वो सब आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ठीक है, इसको लेके काफी सारी आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए पहले से ही, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो अपलोड अ फोटोग्राफ विदाउट स्पेक्टेकल्स एंड कैप,
बिना चश्मे के और बिना कैप के आपको फोटो को रखना है। अगर फोटो में चश्मा आएगा या कैप आएगी, इसका मतलब फोटो आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और सर दूसरी बात, अभी जो है ना बच्चे करते क्या है ना, जैसे मोबाइल फोन से सेल्फी ले लिए, बिल्कुल। उस तरह से फोटो नहीं डालना आपको। प्रॉपर जैसे आप जाओगे ना स्टूडियो में, तो अच्छे से प्रॉपर जैसे फोटो बनवाते हो ना, उस तरह से आपको फोटो क्लिक करवा करके प्रॉपर जो साइज मेंटेन किया गया है, यहाँ पे ये जो साइज लिखा गया है ना, विड्थ हाइट लिखा गया है और कितना केबी का होना चाहिए, ये प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाकर आप अपलोड करना। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं करना है आपको जो सेल्फी लगा रहे हो, आप प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हो, इस सब टाइप में आपको यहाँ पे फोटो अपलोड नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। टोपी नहीं लगाना है आपको, चश्मा नहीं लगाना है आपको, ये सारी चीजों को ध्यान रखना, नहीं तो आपका फॉर्म जो है यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, फिर बाद में आप लोगों को और ऐसे पछतावा भी नहीं करना है कि 5वीं क्लास की फोटो लगा दी, ठीक है ना, कि पहचान में नहीं आ रहे हो। आपको रखना है यहाँ पे 27 अप्रैल 2023, ये डेट यहाँ पर गिवन है, ऑन और आफ्टर 27 अप्रैल 2023। 27 अप्रैल के बाद की फोटो होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उस तरह का होना चाहिए कि आप रिकॉग्नाइज हो सको सेंटर के ऊपर। ऐसा नहीं 10वीं क्लास की फोटो लगा दोगे। अलाउड साइज आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, 1 मिनट, ठीक है। तो चूज फाइल है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ये चूज कर लेता हूं। ये फाइल की साइज आपके पास 28 केबी के आसपास है, मतलब 20 केबी से 50 केबी के बीच में हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर देखो, सिग्नेचर शुड नॉट बी ब्लर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिग्नेचर आपका क्या नहीं होना चाहिए, ब्लर्ड नहीं होना चाहिए। जो भी आप स्कैन करते हो, जैसे करोगे कि आप लोग व्हाइट पेपर लोगे, व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लू इंक या ब्लैक इंक, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, वो आप उसको सिग्नेचर करोगे, उसको प्रॉपर्ली स्कैन करोगे, और वो किसके बीच में अलाउड साइज देखो 10 केबी से 20 केबी के बीच में अलाउड साइज होनी चाहिए। फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीजी के बीच का होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट चल जाएगा, जेपी चल जाएगा और जेपीजी चल जाएगा। इमेज साइज जो है अबाउट 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट, ये आपके पास स्पेसिफिक जैसे फोटो में दे रखी थी वैसी स्पेसिफिक आपका सिग्नेचर में भी गिवन है। तो यहां पर भी सर अपलोड कर देते हैं कुछ भी, ये सर अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, और ये अकॉर्डिंग टू द साइज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका हमने इसको रैंडमली कोई भी एक फोटो अपलोड करके दिखाया कि साइज के अकॉर्डिंग तो हो गया, लेकिन अगर आपने इस जैसे इस स्क्वायर शेप में अपलोड कर दोगे ना फोटो सिग्नेचर को, तो दिक्कत होगी। सिग्नेचर आपका लंबा होता है और हॉरिजॉन्टली चलता है, तो ये साइज इसलिए रखा गया ताकि फोटो जो सिग्नेचर का है वो एकदम क्लियर दिखे, आपके श्रिंक ना हो जो सिग्नेचर है, सेम ऐसी फोटो आपका श्रिंक ना हो, इसलिए ये वाला साइज पर्टिकुलरली आपको रखना है, ठीक है ना। और ब्लर नहीं होना चाहिए फोटो, जैसे सर ने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो देखो अब यहां पूछेगा वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और बिफोर 27, यस कर देना उसको, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट फोटो की डेट भी मेंशन करते हैं उसके अंदर, बिल्कुल। तो अगर आपने डेट मेंशन कर रखी है तो कोई बात नहीं, नहीं कर रखी तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो फोटो यहां पर जरूर यस कर फोटो बनवाते टाइम ही नीचे उसमें मेंशन करवा लीजिए व्हाइट स्ट्रिप पे कि इस डेट को ये फोटो खींचा गया, सबसे बेस्ट वो है, बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन है सर, इस डिक्लेरेशन में आपको पूछा गया कि नोटिस आपने रीड कर लिया नहीं कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही होनी चाहिए, तो यहाँ आपको आई एग्री करना है, और यहाँ से आपको ये अपना SR और ये WDQ, बिल्कुल ये आपका कर देना है, आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, एक है प्रीव्यू का ऑप्शन, एक है रीसेट का ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि डेटा कुछ आपने गलत भर रखा है, इसको रीसेट करो, वापस से पूरा फॉर्म फिलअप करो, कोई गलती नहीं करनी है उसमें, कुछ भी कोताही नहीं, 3 बार भरो 4 बार भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम करेक्ट फॉर्म फिलअप करना है। अगर आपको लगता है सब कुछ आपने करेक्ट भरा है, एक बार चेक कर लो प्रीव्यू के फॉर्म में, तो सर यहां से हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा स्टार्टिंग से अभी तक जो आपने भरा था, बिल्कुल जो कंप्लीट डिटेल आपने भरा है, देखो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये सब रोल नंबर, ये सारी डिटेल जो आपने कंप्लीट भरी है, वो सब यहाँ पर आपके पास कंप्लीट डिटेल, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये जो एड्रेस है, फोटो आईडी, देखो यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो यहीं पर एक बार देख के चेक कर लेना कि आपको फोटो खुद को ब्लर तो नहीं दिख रही है। जो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ चेक कर लेना खुद ही की फोटो या सिग्नेचर आपको अगर खुद ही ब्लर दिख रहा होगा, तो आप जो कमीशन है वो पहले रिजेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक बात और, बच्चे करते क्या है ना, ये फॉर्म फिलअप करने के लिए हो सकता है मोबाइल में ट्राई करें। Exactly. तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मोबाइल में न ट्राई करें। हो सकता है किसी भी तरह का अपलोडिंग में जो है ना दिक्कतें आ जाएगी आपको, हो सकता है फॉर्म में कोई दिक्कत आ जाए। आपके पास अगर लैपटॉप है बिल्कुल कर सकते हो, या आप साइबर कैफे या कोई दोस्त के पास लैपटॉप है उसको प्रीफर कीजिएगा, जिससे कि किसी भी तरह का यहाँ मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली जब आप करेक्शन करने जाओगे तो परेशान रहोगे आप, ऊपर से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे। तो बिल्कुल आपको लैपटॉप में ही मैं बोलूंगा आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, या किसी साइबर कैफे के पास जाइएगा वहां से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मोबाइल में बिल्कुल भी मत कीजिएगा ये चीज, ध्यान रखिएगा ये चीज। देखो इतना सब कुछ फिल करने के बाद भी आपके पास एडिट का फिर से ऑप्शन है, Yes, sir. कि अगर आपको एडिट या मॉडिफाई कुछ भी करना है, फिर से वापस एडिट मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको पूरा श्योरिटी है कि बस 100% हमारा एकदम सब डिटेल मैंने सही फिल करी है, तो आप क्या कर दोगे सर, सबमिट फिल कर देंगे, ठीक है। अब देखो साफ से क्लियरली वहां पर लिखा था कि आपके पास एडिट नहीं कर सकते सबमिशन के बाद में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड
कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, देखो ये आपका लिखा हुआ है, इससे परेशान मत होना किस तरह का हमारे कंटेंट पे क्वेश्चन तो नहीं कर दिया इन लोगों ने। ये लास्ट के अंदर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है, पूरा डिटेल एसएससी कर देता है, मेल पे ठीक है, update मेल पे बता देता है। डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो इसे हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे। अच्छा, इसकी प्रिंट निकाल सकते हो जो भी आपने लिखा है, ठीक है। अगर प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करोगे तो देखो इस तरह का आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म में, और ये प्रिंट मैंडेटरी है। देखो मेरा सजेशन ये निकाल लेना, हाँ, ये प्रिंट निकाल के रखना है प्रिंट। तो यहाँ आपकी फोटो आ जाएगी, ये देखो यहाँ फोटो लगा रखी है तो फोटो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सिग्नेचर नीचे आ जाएगा, पूरा डिटेल आपके पास, यहाँ जो आपने फॉर्म भरा होगा वो पूरा फॉर्म आपके पास ये डिक्लेरेशन के साथ, और यहाँ पर भी आपके पास इस तरीके से कंप्लीट ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो फॉर्म इज, अब देखो यहाँ लिखा आएगा एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। अभी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि आपने पेमेंट भी पूरा नहीं किया है। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, ठीक है। ये प्रिंट लेके रख लेना, इसको आ जाएंगे सर वापस मेन पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो यस वी आर प्रोसीडिंग फॉर पेमेंट, तो यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे, ठीक है। आपके पास पेमेंट मोड, इसको देखो डिमांड ड्राफ्ट से भी पहले किया जा सकता था, लेकिन अब इस बार एसएससी ने चेंज कर दिया उसको। डिमांड ड्राफ्ट से आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है, ठीक है सर। तो ऑनलाइन पेमेंट यहां कर देते हैं। तो देखो यहां पर, अच्छा पेमेंट जब आपके पास हो रहा है, कभी भी बैक बटन मत प्रेस करना, एक बार बैक प्रेस कर दोगे तो आपका पेमेंट सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे बिल्कुल ये सारे ऑप्शन है। तो फॉर एग्जांपल हम यूपीआई को कर देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूपीआई यूज करते होंगे, तो आप यूपीआई के थ्रू जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीआई पे कर देते हैं। अमाउंट देखिए, अमाउंट आपके पास 100 हो जाएगा, ये सब है। और ये वीपी और क्यूआर कोड, अगर क्यूआर फॉर एग्जांपल क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्यूआर कोड आ गया आपके पास, इस क्यूआर कोड से आप सेलेक्ट करके इस ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकते हो। क्यूआर कोड से सेलेक्ट करके देखो पेमेंट भी कर रहे हैं, फॉर्म भी फिलअप करने के लिए। तो देखो आपके लिए 100 रुपये खर्च किए हैं, है ना। तो वीडियो पे 2000 लाइक, हाँ लाइक जरूर करना वीडियो पे। सर ने 100 रुपये खर्च किए हैं। अब आप पूरी एफर्ट, मतलब जैसे फॉर्म फिलअप करते हो ना, वैसा मैंने पूरा डिटेल्स दे दिया और सब कुछ आपका फॉर्म जैसे ही यहाँ से फॉर्म हुआ, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, ठीक है, ये डन हो गया। तो ओके कर दो, बहुत अच्छी बात है सर। ये देखो रिसिप्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये डिटेल रेफरेंस नंबर है और सक्सेस सर लिखा गया, सक्सेस, और बस डन हो गया, डन हो जाएगा। अब यहाँ से गो टू द डैशबोर्ड, इसको वापस से आ जाते हैं। ये आपके पास आ गया है। और वह देखो एप्लीकेशन हिस्ट्री में आ जाओ, एक बार एप्लीकेशन हिस्ट्री में आओगे तो यहाँ पर इसको वापस एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करोगे तब आपका पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ से वापस लॉग इन कर देते हैं इसको एक बार वापस से हम लॉग इन कर देंगे, ठीक है। तो जो डिटेल्स आपके पास मेल आईडी पे या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने पुट किया था, उसी को वापस से यहाँ पर पुट करोगे। आपने एप्लीकेशन पूरा स्टार्टिंग से लेके न्यू यूजर डिटेल से लेके फाइनल पेमेंट के ऑप्शन तक, ठीक है, कंप्लीट पेमेंट करके बता दिया आपको कैसे सक्सेसफुल है पेमेंट यहाँ पर। तो वो सब आप देख सकते हो। कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो बाद में जब फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस आता है एप्लीकेशन स्टेटस, वहाँ पर आपको चेक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर और चेक करेंगे, डबल वेरिफिकेशन होगा पेमेंट का, तो वो भी आपको बताएगा कि पेमेंट स्टेटस सही है, एप्लीकेशन स्टेटस सही है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो सब डिटेल अभी आपको यहाँ पर आगे पता चल जाएगी। तो अभी 1-2 स्टेप और है, उस स्टेप के बाद आपका जो कंप्लीट फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो यहाँ पर डन हो जाएगा। एक बेसिक से लेके पूरा फाइनल आपके पास जो फॉर्म फिलअप है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लॉगिन पे आ जाओ। तो सर यहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं इसको, एक बार आपकी डिटेल्स वगैरह डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा आप सही से पुट करना, वो सब चीज़ें बता चुका हूँ पहले ही। सर यहाँ तो हमने पेमेंट कर दिया सर, यस पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। तो यहाँ पर फाइनल एप्लीकेशन स्टेटस आपको ऐसा दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टेटस आपका कंप्लीट हो चुका है, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड ही लिखाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड, कंटेंट वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर्म कंप्लीट, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, पेमेंट स्टेटस आपका कंप्लीट हो गया, अभी पेमेंट दिखाया था हमने आपको, सक्सेसफुल पेमेंट आपके पास हुआ था, एप्लीकेशन स्टेटस आपका आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है उसको आपको क्लोज कर देना है, यहाँ पे इसको क्लोज कर दोगे। ये सर ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है ना, आप अपना जो जितने भी फॉर्म फिलअप किए हो, जितने भी स्टेप फिल किए हो ना, देखो सारा चीज लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन वाला में नोटिफिकेशन पोर्शन है, अप्लाई किया आपने, प्रिंट निकाला था आपने, फिर पेमेंट किया था, फिर पेमेंट स्टेटस चेक किए थे, फिर एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से देख सकते हो, फिर डबल वेरिफिकेशन पेमेंट। अगर मान लो किसी भी तरह का डॉट है, आपका पेमेंट नहीं हुआ है, आपको लग रहा है सर वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल, जैसा कि मैंने किया था तो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन मान लो ऐसा बाय द वे हो गया, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जाने के बाद आप कभी भी आप इस चीज़ों को चेक कर सकते हो। लेकिन मैं जो बोला था यहाँ पे जब प्रिंट का ऑप्शन आया था ना, उस चीज़ को प्रिंट निकाल के आप लोग
हार्ड कॉपी के फॉर्म में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काम आने वाला है। जब भी किसी भी तरह का वहां से जरूरत पड़ेगा आपको, और जब आगे भी जाओगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में, तो ये सारा चीज आपको डेफिनेटली काम आता है। तो ये था सर कंप्लीट स्टेटस। हम लोगों ने पूरी तरह से मतलब जैसा फंडामेंटल चीजें होता है ना, कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हो ना, वैसे ही मतलब अगर किसी बच्चा ने पहली बार फॉर्म भरने जा रहा है तो वहां से लेकर के मैंने कंप्लीट आपको दिखाया जो क्या क्या करना है, कितने स्टेप करने हैं, फोटो कैसे लगाने हैं, सिग्नेचर कैसे लगाने हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, किन किन बातों को ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, आपको मोबाइल में फॉर्म नहीं भरना है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। या तो लैपटॉप यूज कर सकते हो या फिर साइबर कैफे में जाइएगा आप और वहां पे फॉर्म अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रॉपर लेके जाइएगा, नेम आपको अच्छे से फिल करना है, उसमें जितना भी डिटेल्स दिया गया है उसको अच्छे से फिल करना है। किसी भी तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अगर इसके बाद भी आपके कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये हमारे पास स्पेशल केसेस में ये डाउट्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो पूरा फॉर्म आपके सामने ही यहाँ फिलअप कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि इस स्टेप के बाद आपके पास किसी तरह का कोई डाउट बचेगा। बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट है, गाइडेंस है, प्रिपरेशन से, इस फॉर्म से रिलेटेड, तो कृष्णा सर पीडब्ल्यू, यशवंत सर पीडब्ल्यू और देवेश सर पीडब्ल्यू पे बिल्कुल आप कनेक्ट कीजिएगा। वहां पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।